ऐसा है कि किसी भी चीज़ को बंद करने से पहले दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं देखना। एक है सोशल एस्पेक्ट और एक है इकोनॉमिक। लेकिन ये भी देखना ज़रूरी है कि वो 60 स्टूडेंट्स जो हैं वो उनको किस तरीके से आप एजुकेशन, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो हम बोलते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगी, तो वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कैंपस की बात करते हैं आप। सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो अभी भी रन हो रही है, तो शिक्षा तो मिल रही है लोगों को, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की डिग्रियां तो लोगों को सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मिल रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सर एक अहम सवाल है, जैसे कि आपको ज्ञात है 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं जो हुई हैं और ऐसे में हर एक छात्र के मन में कहीं ना कहीं सवाल है कि 12वीं कक्षा पास करने के बाद से कौन कौन से एग्जाम जो है देने चाहिए, किस फील्ड में जाना चाहिए, तो कुछ जानकारी उन छात्रों को दीजिए जो कहीं ना कहीं अभी चिंतित है अपने भविष्य को लेकर। इंडिया में करीबन 80-90 लाख के करीब 1 करोड़ रख लीजिए आप, बच्चा जो है वो स्कूल से कॉलेजों में एडमिशन लेता है। अब ये 1 करोड़ बच्चा अगर प्रॉपर जगह पे नहीं जाएगा अपनी कैपेबिलिटी, स्किल सेट, एबिलिटी, इंटरेस्ट के हिसाब से, तो वो फिर अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर 4 साल के बाद प्रेशर। सर्विसेज तो आज की डेट में ऐसा है ना कि एक एनिग्मा क्रिएट हो गया है। कितने सिविल सर्वेंट बनते हैं इंडिया में? 800 एक साल के अंदर। मैंने काफी टाइम से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं लोगों को काउंसिल कर सकूँ, 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम्स लेनी चाहिए, ग्रेजुएशन के बाद कौन सी स्ट्रीम्स को पता होना चाहिए, पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में। देखो बच्चे जो हैं आजकल के, वो पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस, पर्सन हु हैव क्लियर्ड नीट एंड मे बी अमंग द टॉपर्स माइट नॉट बिकम अ गुड डॉक्टर आफ्टर 5 years, 5.5 years, नॉट नेसेसरी। हाल ही में जैसा कि आपको ज्ञात होगा, सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार द्वारा विभिन्न शिक्षण संस्थान जो है बंद कर दिए गए हैं, चाहे स्कूलों की बात की जाए या कॉलेजों की बात की जाए, विभिन्न कॉलेज जो स्कूल जो है बंद कर दिए गए। नमस्कार, आम जनता की आवाज हिम एक्सप्रेस टीवी और पहाड़ी हलचल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त अभिषेक तानी और आज इस वक्त फिर से हम मौजूद हो चुके हैं इविल्स एकेडमी में। हमारे साथ एजुकेशन एक्सपर्ट गुलशन जी मौजूद हैं, कुछ बातचीत इनसे करेंगे, किस तरह से इस पूरे मुद्दे को देखते हैं, क्या लगता है कितना सही है इन शिक्षण संस्थानों को बंद करना। और हाल ही में 12वीं कक्षा के जो बोर्ड के एग्जाम हुए हैं, तो कहीं ना कहीं छात्रों की भी ये मांग थी कि आफ्टर +2 हम कौन कौन से एग्जाम जो दे सकते हैं। थैंक यू अभिषेक। सर क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि आपको ज्ञात है हाल ही में शिक्षण संस्थान जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार द्वारा बंद कर दिए गए हैं, विभिन्न कॉलेज जो है उसमें शामिल किए गए थे, स्कूल शामिल किए गए थे, क्या लगता है कितना सही है इन शिक्षण संस्थानों को बंद करना? देखिए, जो मैं अपने पर्सपेक्टिव से जवाब देता हूँ, अभी तो बहुत पॉलिटिकल सा क्वेश्चन है। ऐसा है कि किसी भी चीज़ को बंद करने से पहले दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं देखना। एक है सोशल एस्पेक्ट और एक है इकोनॉमिकल एस्पेक्ट। एजुकेशन जो है 6 to 14 ईयर्स के लिए, 6 to 14 ईयर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21A के अंतर्गत, और 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट आया है। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है उसके मुताबिक जो स्कूल्स हैं जो 6 से 14 साल के बीच के बच्चे हैं उनको नेबरहुड में मिलना चाहिए जी। तो उसके चलते ये स्कूल्स जो हैं वो 2009 के बाद बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुए हैं, और ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से हिमाचल की लिटरेसी रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है। अब गवर्नमेंट की क्या असेसमेंट है, किस लिए उन्होंने किया है, उन्होंने वो सोशल इम्पैक्ट को मेजर किया है या इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स उसको देखा है, क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि 2009 में लिटरेसी वाज द इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि लिटरेसी रेट को बढ़ाना है, तो वो स्कूल्स ओपन हुए। अब इस टाइम पर शायद गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव हो सकता है कि हमें क्वालिटी को मेंटेन करना है, तो क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए आपको कई बार चीज़ें जो हैं उसको कंट्रोल करना पड़ता है। लेकिन अगर आप लॉ वाइज जाते हैं, अब यही चीज़ उड़ीसा गवर्नमेंट ने भी की, नीति आयोग के अंतर्गत एक प्रोग्राम है उसको बोलते हैं साथी रे। तो उस प्रोग्राम के अंतर्गत उड़ीसा की गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे स्कूल जो हैं वो बंद किए, करीबन 2000। लेकिन उन्होंने क्या किया कि जिन स्कूल्स में, जैसे कहीं पे स्कूल्स बंद किए, तो हर दिन अगर कोई बच्चा ट्रैवल कर रहा है तो उस बच्चे को 20 रुपए जो हैं वो मिलेंगे ट्रैवलिंग के, क्योंकि वो स्कूल बंद हो गया। वो ये जो उन स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में प्राइमरली वो बच्चे पढ़ते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं एजुकेशन को। तो उन्होंने एक चीज वो की कि भाई ट्रैवलिंग कॉस्ट जो है वो दें, जो नियर बाई स्कूल है उसका। और दूसरी चीज उन्होंने की कि उन्होंने वन टाइम सेटलमेंट मनी दिया 3500 रुपीज, कि भाई किसी स्टूडेंट ने बुक्स खरीदनी है, किसी को कोई इश्यूज होते हैं, कहीं और जाना है, कोई भी वट एवर द सिनेरियो इज। तो अब जब गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है तो आई एम श्योर कि उसके साथ ऐसे जो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट जो स्टूडेंट्स के जुड़े हुए हैं शायद वो भी उसको देखें। शायद क्या मालूम बस चलाएं, वो मुझे नहीं मालूम है, वो तो अब गवर्नमेंट वुड हैव सीन।
लेकिन अब अगर स्टेप लिया है तो अब उसके रिजल्ट जो है वो हमें आने वाले टाइम पे ही पता चलेंगे, 2 साल 3 साल के बाद ही। अभी तो नीजक रिस्पॉन्सेज मिलेंगे सिर्फ, क्योंकि कोई भी डिसीजन ऐसे रैंडमली तो लिए नहीं जाते हैं। जैसे मैंने बोला कि राइट टू एजुकेशन एक्ट आया 2009 में, तो लिटरेसी वाज द मेन एस्पेक्ट। अभी हिमाचल में शायद ही कोई ही, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा स्टूडेंट होगा 6 से 14 साल के बीच में जो स्कूल नहीं जाता होगा। जी, अगर जैसे कि आपने बात कही है सरकार की, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, तो विभिन्न योजनाएं चल रही हैं, चाहे सर्व शिक्षा अभियान की बात करें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करें। मगर कांगड़ा का एक ऐसा क्षेत्र है शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत, रेड कुमार कॉलेज को कहते हैं, वो भी बंद कर दिया गया, डिनोटिफाई वो कर दिया गया है। मगर उस एरिया की बात करें तो तकरीबन 15 से 20 हजार की वहाँ की पॉपुलेशन है, 10-20 किलोमीटर का एरिया है। उसी एक एरिया में एकमात्र कॉलेज है। जो गवर्नमेंट के क्राइटेरिया थे कि 75-75 स्टूडेंट जो एक कॉलेज में होने चाहिए, तभी आप जो कॉलेज है वो चल सकता है। तो आपको क्या लगता है इस तरह से जो क्राइटेरिया रखा गया है उसको रखना चाहिए था, या उस कॉलेज को बंद करना कितना सही मानते हैं आप? देखो, मैं तो उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन ये जरूर मैं बोल सकता हूँ कि जब आप किसी चीज को बंद करोगे तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर बंद हो रहा है, आपका स्टाफ नहीं बंद हो रहा, आपके स्टूडेंट्स नहीं बंद हो रहे। तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका यूटिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने डेवलप किया, जो स्कूल्स आपने डेवलप किए, कॉलेज की बिल्डिंग बनी हुई है, वो बंद होगी तो उसको मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा हैवी जाएगा। जब वो चीज बंद होगी तो वो चीज फिर डेड एंड बरीड में आ जाएगी, वो लायबिलिटी बन जाएगी। तो यूसेज तो होना जरूरी है, और क्राइटेरियाज जो है वो चेंज होते रहते हैं, 60 हो 75 हो। इंपॉर्टेंट ये है कि भाई क्या वहां पे जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, पहली चीज तो ये देखना जरूरी है कि भाई वो कॉलेज है कब से, ऑपरेशनल कब से है। अब वो मुझे नहीं मालूम है कि कब से ऑपरेशनल है। ये देखना जरूरी है कि वहां से पासिंग रेट कितना है। तीसरी चीज ये है कि ये देखना जरूरी है कि वहाँ का पॉपुलेशन इंक्रीज सेटअप जो है वो कितना है, कितना परसेंटेज इंक्रीज हो। अभी आप बोल रहे हैं 15 से 20 हजार है, अभी पता चला कि 10 साल में वहाँ की पॉपुलेशन 5,000 ही बढ़ी है, तो उस हिसाब से तो कॉलेज की पॉपुलेशन जो है वो कम होती जाएगी। तो आपको वेज आउट निकालने पड़ेंगे ये पता करने के लिए कि वहां पे आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की एनरोलमेंट को कैसे बढ़ा सकते हैं। देखो, ये पर्सपेक्टिव है देखने का। कॉलेज बंद करना, स्कूल बंद करना, ये क्वालिटी को मेंटेन करने का एक पर्सपेक्टिव हो सकता है, लेकिन एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि भाई प्रॉब्लम इज नॉट क्लोजिंग ऑफ कॉलेजेस, प्रॉब्लम इज हाउ टू इंक्रीज द नंबर ऑफ एनरोलमेंट इन कॉलेजेस एंड स्कूल्स। तो आपको जो सोल्यूशन है वो निकालना है कि स्कूल्स में कैसे यही स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट स्कूल के हैं, जब यही स्टूडेंट्स प्राइवेट स्कूल्स में जाके पढ़ रहे हैं तो उनकी क्वालिटी जो है वो बढ़ जाती है, तब हम बोलते हैं कि ये स्टूडेंट अच्छा कर रहे हैं। वही स्टूडेंट जब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो फिर रिजल्ट्स वाइज हम बोलते हैं कि थोड़े कमज़ोर हैं। तो वो चीज़ें देखनी ज़रूरी हैं, और अगर कोई डिसीजन ऐसा लिया है कॉलेज बंद करने का, नहीं करने का, तो वो चीज़ें समझनी ज़रूरी है, लेकिन सोल्यूशन निकालना ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि भाई क्या उनको भत्ता दिया जा सकता है, क्या पैसे दिए जा सकते हैं, सेटलमेंट कॉस्ट दी जा सकती है, फैसिलिटी जो है छात्रों को दी जाती है। हाँ, मतलब वो आप ये मत देखिए कि कॉलेज बंद कर दिया, उसको बंद करने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन ये भी देखना जरूरी है कि वो 60 स्टूडेंट्स जो हैं वो उनको किस तरीके से आप एजुकेशन दिलाते हो। नियर बाई कॉलेज जो हैं उनमें कैसे एडमिशन होगी, उनकी माइग्रेशन कैसे होगी, कैसे वो ट्रांसफर होगा, क्या वो स्टूडेंट को ही करना होगा, ट्रैवलिंग कॉस्ट क्या होगा, बसेस लगेंगी, वहां से आएंगे, क्या एक बस में स्टूडेंट्स को लेके जाना और उसी बस में स्टूडेंट्स को लेके आना जाना ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है एज कंपेयर टू रनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलेज। तो ये बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, मुझे ऐसा लगता है। और बाकी तो वे बहुत पॉलिटिकल सी बात है। अब मैंने कोई ऐसी बात बोल दी है, किसी को अच्छी नहीं लगेगी तो उसके ऊपर भी कमेंट करेंगे कि यार ये कौन होते हैं बोलने वाले, हम 60, ये भी हो सकता है कल से पहले 10 ही स्टूडेंट रह जाएं, 20 ही रह जाएं। हो सकता है। तो आपके बोलने का मतलब ये है कि जो छात्र वहां पे 61 पढ़ रहे हैं उनको फैसिलिटी जो उस तरीके से मिलनी चाहिए, की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, पर एंड द ओवर हम देखा जाए तो उनको शिक्षा जो है मिलनी, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। कॉलेज बंद होना नहीं होना इंपॉर्टेंट। जैसे अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो हम बोलते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहां बनेगी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहां बनेगी, तो वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कैंपस की बात करते हैं आप। सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो अभी भी रन हो रही है, तो शिक्षा तो मिल रही है लोगों को, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की डिग्रियां तो लोगों को सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मिल रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अभी वो डिग्री उनको कहां मिलती है, कैसे मिलती है, किस तरीके से मिलती है, वो आपको देखना जरूरी है। तो आज के डेट में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लड़ाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी की नहीं है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कैंपस की लड़ाई है।
ऑपरेशनैलिटी की लड़ाई है, एडमिनिस्ट्रेटिव लड़ाई है। लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो मेरे ख्याल से 2009 से जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी अब लेकिन चल रही है, शाहपुर में भी चल रही है, धर्मशाला में भी चल रही है, देहरा में भी चल रही है, तो वहां पे कोर्सेज तो ले ही रहे हैं, बच्चे कर ही रहे हैं। सर एक अहम सवाल है, जैसे कि आपको ज्ञात है 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं जो हुई हैं, और ऐसे में हर एक छात्र के मन में कहीं ना कहीं सवाल है कि 12वीं कक्षा पास करने के बाद उसे कौन कौन से एग्जाम जो है देने चाहिए, किस फील्ड में जाना चाहिए, तो कुछ जानकारी उन छात्रों को दीजिए जो कहीं ना कहीं अभी चिंतित है अपने भविष्य को लेकर, अपनी एजुकेशन को लेकर। देखिए, जो 12th क्लास का स्टूडेंट है ये बहुत ही क्रिटिकल स्टेज है और पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो कहाँ जाए। जैसे आपने अभी एग्जांपल दिया 60 स्टूडेंट्स का, अगर वो स्टूडेंट्स कहीं और पढ़ रहे होते तो शायद ये चैलेंज नहीं आता। और मैं आपको लिख के देता हूं कि उसी जगह के कुछ और स्टूडेंट्स होंगे जो उस कॉलेज में नहीं पढ़ रहे होंगे, वो किसी और कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, चाहे वो इकोनॉमिक वजह से हो या जिस वजह से हो। तो क्लास 12th के बाद जो है आपका डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इंडिया में करीबन 80-90 लाख के करीब 1 करोड़ रख लीजिए आप, बच्चा जो है वो स्कूल से कॉलेजों में एडमिशन लेता है। अब ये 1 करोड़ बच्चा अगर प्रॉपर जगह पे नहीं जाएगा अपनी कैपेबिलिटी, स्किल सेट, एबिलिटी, इंटरेस्ट के हिसाब से, तो वो फिर अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर 4 साल के बाद प्रेशर डालता है। ये इंडिया में प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियरिंग हो गई, लॉ हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, मतलब जो भी ये प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, ये करीबन 20 लाख बच्चा करता है। बाकी 80 लाख स्टूडेंट जो है वो ग्रेजुएशन कॉलेजेस में ही पढ़ता है, वो बीए करता है, वो बीकॉम करता है, वो बीएससी करता है। लेकिन जो लोग बीए, बीकॉम, बीएससी करते हैं वो ज्यादा सक्सेस रेट उनका कम होता है क्योंकि वो प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं ज्वाइन करते हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको ग्रेजुएशन नहीं करनी चाहिए, कौन से कोर्स में करनी चाहिए। तो 12th के बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो 3 तरीके के कोर्सेज जो हैं वो देख सकते हैं। एक एकेडमिक कोर्सेज हैं, एक प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, एक इंडस्ट्री रिलेटेड कोर्सेज हैं। तो जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं वो आपका जैसे डॉक्टर हो गया, तो उसके लिए आपको जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, तो वो नीट का पेपर दे सकते हैं। अभी फॉर्म निकला हुआ है, 7th में कोई एग्जाम है। उसके बाद एम्स का पेपर है वो निकला हुआ है, पैरामेडिकल का। एम्स नर्सिंग का पेपर है वो निकला हुआ है। इस बार एक पेपर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का होता है जो इस बार CUET के थ्रू ही भरा जाएगा, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो अगर ये पेपर स्टूडेंट नहीं भरता है तो एडमिशन नहीं मिलेगी जी। तो वो क्योंकि फॉर्म नहीं भर रहा है तो वो वंचित हो जाता है उन अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए जिनमें वो पढ़ सकता है। बेशक उनके 95% मार्क्स क्यों ना हो, लेकिन उन कॉलेज यूनिवर्सिटीज में नहीं पढ़ सकते क्योंकि उन्होंने वो फॉर्म नहीं भरे हुए। अमूमन देखने को मिलता है, जैसे कि आपने कहा इंटरेस्ट की बात की जाए छात्र की, किस फील्ड में उसका इंटरेस्ट ज्यादा है। अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट को सिविल सर्विस ज्वाइन करनी है और प्रशासनिक सेवाओं में जाना है, तो कहीं ना कहीं वो बीकॉम चूज कर लेता है, बीएससी चूज कर लेता है। आपको लगता है कि उस पर्टिकुलर स्ट्रीम को उसको चूज करना चाहिए ताकि भविष्य में जाके आगे जाके उसमें हेल्प जो है उसको थोड़ी बहुत मिल सके, तो इसको लिए क्या कुछ गाइडलाइंस जो छात्रों को देनी चाहिए? देखो, सिविल सर्विसेज तो आज की डेट में ऐसा है ना कि एक एनिग्मा क्रिएट हो गया है जी। कितने सिविल सर्वेंट बनते हैं इंडिया में? 800 एक साल के अंदर, 900। मैं एग्जाम्पल नहीं, सिविल सर्विसेज की बात करते हैं। ये एनिग्मा क्रिएट हो गया है एक। अब 800-900 पोस्ट के लिए लोग फाइट कर रहे हैं, लेकिन देते कितने लोग हैं? सक्सेस रेट क्या है? और जो लोग फेल होते हैं उनका क्या होता है? वो कहां जाते हैं? दैट इज अ बिगर चैलेंज। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस ऑफ इंक्रीज ऑफ फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन इन इंडिविजुअल्स। सिमिलरली नीट का एग्जाम है, अब वो मेडिकल स्टूडेंट होगा, वो बोलेगा हमने डॉक्टर ही बनना है, लेकिन डॉक्टर तो इंडिया में सिर्फ 20,000 ही बन सकता है एक साल में। पेपर 16 लाख बच्चा देता है, बाकी जो 15,80,000 वो कहां जाते हैं? तो उसकी वजह से एक सिस्टम के अंदर चैलेंजेस उत्पन्न होते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि उनकी तरफ हमें एम नहीं करना चाहिए, लेकिन उसका पहला स्टेप ये है कि आपको प्रॉपर काउंसलिंग होनी चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि आपने क्या फुट फॉरवर्ड लेना है। सिविल सर्वेंट तो कोई भी ग्रेजुएट बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो आर्ट्स स्टूडेंट्स जिसने आर्ट्स लिया वही करेगा। अब IITians हैं, जैसे पहले IIT में लोग जाते थे तो देयर यूज्ड टू बी प्राइड, अब मैक्सिमम IITians जो हैं वो सिविल सर्विसेज की तरफ मूव कर रहे हैं कि हमें सिविल सर्वेंट्स बनना है। तो वो कल्चर की बात है। और मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि भाई आप, पर्सनल भी नहीं है लेकिन आपको बहुत क्लियर होना चाहिए 12th के बाद, और डिसीजन मेकिंग जो है ये आपकी इंडिविजुअल की नहीं हो सकती है। इसमें आपके फैमिली, प्रोफेशनल एक्सपर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है,
क्योंकि सक्सेस सिर्फ 2 या 3 चीजों से नहीं मिलती है, बहुत और पैरामीटर्स भी हैं जिसमें लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं। चाहे वो बिजनेस की फील्ड हो, चाहे वो स्पोर्ट्स की फील्ड हो, चाहे वो फिजियोथेरेपी की फील्ड हो, चाहे वो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में भी बहुत अलग अलग फील्ड्स हैं, चाहे वो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग हो। तो ये प्रेस्टीज इशू नहीं है कि भी हमने ऐसे करना है, इसमें जाना है, ये करियर इशू है। जब हम करियर प्रेस्टीज के साथ डील करना शुरू कर देते हैं तो फिर इशू हो जाता है। जैसे अभी कल परसों मैं देख रहा था, एक गुजरात में एक इंसिडेंट हुआ जहां पे एक 11th क्लास की लड़की ने अपने आप को फांसी लगा ली और उसने उसमें अपने फादर को ब्लेम किया कि फादर जो थे वो बहुत पुश करते थे, आर्मी में थे, आर्मी से रिटायर थे, एंड शी वाज नॉट एबल टू बेयर दैट। तो प्रेस्टीज इशू नहीं होना चाहिए, आपका करियर डिसीजन जो है वो वाइज होना चाहिए, बिकॉज सारे लोग सेम नहीं होते हैं, सब इंडिविजुअली डिफरेंट हैं, सबके स्किल सेट डिफरेंट हैं। तो आप कौन सी जगह पे जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। इनफैक्ट मैं आपको एक बात आता हूँ, मैंने काफी टाइम से कोशिश कर रहा हूँ कि भी मैं लोगों को काउंसिल कर सकूं 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम्स लेनी चाहिए, ग्रेजुएशन के बाद कौन सी स्ट्रीम्स लेनी चाहिए। फिर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपके द्वारा इस प्रकार के कोई सेमिनार भी ऑर्गेनाइज किया जाता है? टाइम ही नहीं है सेमिनार का, लेकिन मैं लोगों को एजुकेट कर रहा हूँ। तो अभी मेरे को पिछले 3-4 दिनों में कुछ फोन्स आए हैं जो लोग सिर्फ इसीलिए आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को 10th के बाद क्या, और ये कल्चर डेवलप करना ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि आप सिर्फ मेडिकल ही लो, बजाय इसके कि आप सिर्फ नॉन मेडिकल पढ़ो, बजाय इसके कि आप कॉमर्स ले लो, क्योंकि आप इस 95% स्टूडेंट जो 10th में स्कोर कर रहा है वो भी आर्ट्स ले सकता है, लेकिन वो सेंसिबल डिसीजन है। लेकिन वो पता होना चाहिए कि क्यों लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। मेरे पास आई हैड अ स्टूडेंट फ्रॉम इंदौर, आज से 3-4 साल पहले की बात है। शी इज अ इंटरनेशनल स्केटर, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो शी स्कोर्ड इन 10th शी स्कोर्ड 98%। अब वो 98% 10th में है, पेरेंट्स का प्रेशर है कि क्या करना चाहिए, लेकिन वो स्केटर थी इंटरनेशनल, 10th से ही इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी। तो देन शी हैड अ कन्वर्सेशन विद द पेरेंट्स आए इंदौर से, बात की, इंदौर से आए स्पेशली मिलने के लिए, और वो लड़की ने आर्ट्स रखा, शी इज हैप्पी। तो आपको प्रेशर भी लेना है, प्रेशर को मेंटेन भी करना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप आर्ट्स लो, लेकिन आपको सेंसिबल डिसीजन लेना है, बाकी फ्रस्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए। पता चला 12th में नंबर नहीं है, मैक्सिमम स्टूडेंट 10th के बाद नंबर ले लेते हैं। आज के सिस्टम ऐसे हैं कि 75% तो आपके आएंगे ही आएंगे, 20 मार्क्स तो आपके प्रैक्टिकल के होते हैं, सब साइंस रख लेते हैं, फिर बाद में 2 साल वो फ्रस्ट्रेशन में निकालते हैं कि भाई हमसे तो कुछ हो नहीं रहा है। तो 12th में तक आपने जो किया वो किया, 12th के बाद पैराडाइम शिफ्ट होता है, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सही जगह पे लें। और मैं स्टूडेंट्स को फिर बोलूंगा, ये 4 से 5 पेपर जो निकले हैं वो भरिए। एक CUCET का पेपर निकला हुआ है, CUET का, ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है पूरे इंडिया की यूनिवर्सिटीज के लिए। दूसरा PUCET का फॉर्म निकला हुआ है, पंजाब यूनिवर्सिटी का, जो इंडिया की बेस्ट NAAC एक्रेडिएटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और आप जो CUCET और PUCET नहीं भरा हुआ तो फिर वैसे ही आपको एडमिशन नहीं मिलेगी, चाहे आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। ICR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, अगर एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री वगैरह में जाना चाहते हैं, हॉर्टिकल्चर में जाना चाहते हैं, तो भी आपको CUCET का पेपर देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने कृषि विश्वविद्यालय में भी पालमपुर में एडमिशन लेनी है तो CUET का पेपर नहीं दिया होगा तो आप नहीं जा सकते हो, और उसकी लास्ट डेट 30 तारीख है। और कितना स्टूडेंट ऐसा होगा जिसने फॉर्म भरा होगा? इन एग्जाम की प्रिपरेशन आपके द्वारा करवाई जाती है? बिल्कुल करते हैं, हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वो करते हैं, और वी आर एट डिस्पोजल ऑफ स्टूडेंट्स। जो हमारी सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं वो बिल्कुल आ सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये सेशन का मेन रीजन ये है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो इस एग्जाम को भरे। गवर्नमेंट स्कूल्स के कितने स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने ये फॉर्म भरा होगा? कहीं ना कहीं नॉलेज भी नहीं होगी, इस चीज की जानकारी क्या होता है तो किसकी, इसीलिए ये सेशन है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बड़ी चीज है। 12th तो आज के डेट में इंडिया में कोई पैदा होता है ना, बच्चा पेट में होता है तो 8वीं पास पहले होता है, क्योंकि 8वीं तक फेल नहीं कर सकते, तो 8वीं पास होता है बच्चा। तो अब 4 साल आपके स्कूलिंग के हैं प्राइमरीली, और फिर उसके बाद आपकी ग्रेजुएशन है। अब ग्रेजुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ से कर रहे हो, कौन से कोर्स में कर रहे हो, एंड इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और जैसे कई स्टूडेंट्स होते हैं वो बोलते हैं कि हमें चैलेंज है, इंडिया में इतनी ज्यादा स्कॉलरशिप दी जाती है स्टूडेंट्स को कि कोई हिसाब नहीं है। जो भी SC ST स्टूडेंट्स होते हैं उनको किसी भी इंस्टीट्यूट में फीस नहीं लगती है। ट्राइबल एरिया के जो नहीं, SC ST स्टूडेंट, ट्राइबल्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या अब लगता है आपको स्कोप है आगे बढ़ने? हाँ बिल्कुल, मतलब फीस ही नहीं है, एडमिशन फीस। आप इंडिया में कहीं भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लो, चाहे आप गवर्नमेंट में लो, गवर्नमेंट पे करती है।
तो जो ये जो बात है, कई लोग बोलते हैं कि हम नहीं निकल पाते कि, लेकिन अगर रिजर्वेशन है तो आप वहां पे वो चीज को, लेकिन वो चीज को पता तो होना चाहिए कि कैसे जाना है, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गैप बहुत ज्यादा है हिमाचल में, इन्फॉर्मेशन गैप है। अब इस चीज को हम एक्नॉलेज करें, अब मेडिकल स्टूडेंट मेडिकल किया तो पूरी दुनिया डॉक्टर बनने निकलेगी अब 2 महीने के लिए। कहने की अगर बात की जाए कि आपने कहा है कि एक जो छात्र है उसको कई स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट ज्यादा होते हैं क्योंकि गेम्स अच्छी होती हैं, और कहीं ना कहीं स्कोर जो है अपने एजुकेशन में इतना अच्छे से नहीं कर पाते, मार्क्स इतने अच्छे से नहीं आ पाते, पर अगर स्पोर्ट्स की बात की जाए तो काफी अच्छे होते हैं। हाँ, तो बैचलर्स इन फिजिकल एजुकेशन करिए जी, अब वो भोपाल में जाके कर सकते हो, लेकिन पेरेंट्स को पता होना चाहिए, पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में नहीं। देखो बच्चे जो हैं आजकल के, वो पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में नहीं ले पाते हैं। पेरेंट्स का लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है। पेरेंट्स जो हैं वो पेरेंट हैं और अपने प्रोफेशन तक सीमित रहते हैं। वो उनका प्रोफेशन नहीं है कि वो जैसे हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही एजुकेशन जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है, और आपका बच्चा कौन सी जगह पे पढ़ने जा रहा है उसके ऊपर उसकी लाइफ जो है वो बेस्ड होती है। तो उसके लिए भी आपको प्रोफेशनल एडवाइस जो है वो लेना चाहिए, उसके लेनी चाहिए। आपका जो लिमिटेड नॉलेज है उसको आप वैल्यू ऐड करिए, लेकिन उसी के हिसाब से आप जब करोगे तो फिर वो प्रेस्टीज इशू बनता है, और वहां पे फिर चैलेंज जो है वो वहां पे जो है वो चैलेंज क्रिएट होता है। अ पर्सन हु हैव क्लियर्ड नीट एंड मे बी अमंग द टॉपर्स माइट नॉट बिकम अ गुड डॉक्टर आफ्टर 5 years, 5.5 years, नॉट नेसेसरी। हो सकता है ऐसा होता है। आप देखते होंगे सिविल सर्वेंट्स के ही डालते हैं 12th में मेरे इतने मार्क्स थे, मेरे 35% मार्क्स थे, मैं फिर भी सिविल सर्वेंट बन गया, तो लोग उसी को एस्पिरेशन ले लेते हैं, लेकिन वो एक्सेप्शन है। इन एवरी जनरल स्टेटमेंट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस पे रूल नहीं, लाइफ नहीं चलती है। वो एक्सेप्शन आप हो सकते हो, लेकिन फिर उतनी मेहनत, उतनी टेनेसिटी, उतना फैमिली सपोर्ट, हर चीज की जरूरत होती है, जानकारी होनी चाहिए। और स्टूडेंट्स जो हैं वो आज के जो भी पेरेंट्स में काउंसलिंग लेना चाहते हैं, आना चाहते हैं, वो बिल्कुल आए, एंड वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प देम आउट। और हमारा भी कुछ रोल है, सिर्फ गवर्नमेंट का ही रोल नहीं है। पेरेंट्स को ये चीज को समझना पड़ेगा। मेट्रोपॉलिटन सिटीज में पेरेंट्स बहुत ज्यादा अवेयर हैं इस चीज को लेकर। जी सर, अंत में क्या संदेश जो है हमारे जो छात्र हैं उनको देना चाहोगे, ताकि भविष्य में जो उनका आगे वाला भविष्य है वो सुनहरा रहे, और 3 चीजें फील्डों में जो है वो अपने अच्छे से स्कोर। देखो 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज कि आपकी डिसीजन मेकिंग फैमिली को लेके बहुत ज्यादा क्लियर होनी चाहिए आफ्टर क्लास 12th, व्हाट यू वांट टू डू, व्हाई यू वांट टू डू, एंड व्हाट यू आर गोइंग टू अचीव आफ्टर डूइंग इट। सेकेंड चीज, एग्जाम्स भरिए, क्योंकि वो बेंचमार्क एग्जाम्स हैं इंडिया के, चाहे वो एनडीए है, अभी एनडीए का एग्जाम होगा अप्रैल में, आपका सितंबर में होगा, आपका सीयूईटी का फॉर्म है, आपका पीयूसीईटी का फॉर्म है, आपका आईसीएआर का फॉर्म है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का, आपका पैरामेडिकल के फॉर्म है, आपके फिजियोथेरेपी के फॉर्म है। वो बेंचमार्क्स हैं, उनको आप नहीं भरोगे तो आप अच्छे इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन नहीं ले पाओ। आईआईटी का फॉर्म है, आईआईटी का एग्जाम होगा अभी, है ना, तो वो फॉर्म्स आपको भरने पड़ेंगे अगर आप लाइन में भी खड़े हो जाए। अगर आप बोलो कि मैं बहुत अच्छा रनर हूं, लेकिन अगर आप दौड़ में खड़े ही नहीं हुए तो आपकी स्पीड का क्या करना है। तो वो जो ये एग्जाम्स हैं, ये वो बेंचमार्क्स हैं, वो दौड़ है जिसमें आपको खड़ा होना जरूरी है। और अगर नहीं हुए, नहीं फॉर्म भरेंगे आप, तो प्रॉब्लम होगी। और 30th जो है वो लास्ट डेट है सीयूईटी की। 16 या 17 तारीख एम्स की पैरामेडिकल की है। पंजाब यूनिवर्सिटी का भी 17 तारीख या 18 तारीख, तो आज मेरे ख्याल से 13-14 तारीख है। कई बच्चे एग्जाम दे रहे हैं अभी, तो वो एग्जाम्स देने के बाद कहाँ, मतलब करना पड़ेगा, क्योंकि 16-17 तारीख तो हो गई है। 16 तारीख को 12th क्लास के स्टूडेंट जो हैं उनका लास्ट बायो का एग्जाम है। मैथ्स के स्टूडेंट जो हैं लगभग अपना एग्जाम दे चुके हैं, तो उस तरीके से देखना है। कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ गुलशन जी, कुछ बातचीत इनसे करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। तो जो भी छात्र इस चिंता में थे कि आफ्टर +2 या आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद आपको क्या करना है, कौन सी स्ट्रीम लेनी है, +2 के बाद कौन सी स्ट्रीम लेनी है, तो कहीं ना कहीं छात्रों की बात करें तो कहीं ना कहीं चिंताएं अवश्य जो सदस्य होते हैं परिवार के उनको होती है, जो पेरेंट्स होते हैं उनको होती है कि हमारा जो अब बेटा है +2 उसने पास कर ली, तो अब ये क्या करने वाला है। तो कुछ बातचीत गुलशन जी से की है, इन्होंने काफी अच्छे से विस्तृत रूप में जो है जानकारी दी है। अगर आपको भी इसके रूप में विस्तृत जानकारी चाहिए, अन्यथा कोई हम कह सकते हैं कि अगर कोई डिटेल में इंफॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर चाहिए तो आप इनसे कंसीडर कर सकते हैं। फिलहाल इस स्ट्रीम में इतना ही, आप बने रहिएगा टीवी पहाड़ी हलचल के साथ। पल पल की जानकारी निरंतर आपको ऐसे ही देते रहेंगे। फिलहाल यानी मुझे अभिषेक पठानिया को दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।